गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 3 प्रकार के संकरण देखे, ठीक है ना। एक था sp3, एक sp2 और एक sp। sp3 सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी आबद्ध लंबाई ज़्यादा थी। फिर डबल बॉन्ड होता है, उसकी आबद्ध लंबाई इससे कम थी। और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी आबद्ध लंबाई इससे भी क्या थी, कम थी। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो प्रबलता जो है वो इस प्रकार होती है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ तो सिंगल बॉन्ड से प्रबलता डबल बॉन्ड की अधिक और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की प्रबलता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने कभी भी अगर sp3 आए तो समझ जाओ कि सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिग्मा है, एक आबंध कोण 109 डिग्री 109.5 डिग्री है, आकार चतुष्फलकीय है। अब यदि sp2 आए तो समझ जाओ कि डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक पाई है, उसका आबंध कोण 120 डिग्री है और ये त्रिकोणीय है। હવે અવાજ ના આવજો તમારા લોકોનો, બંધ કરી દો, ઇયરફોન લઈ લો જલ્દી ફટાફટ। हाँ बाहर जाओ, बीजा रूम में जता रहो। हाँ आगे बाहर जाने बैठो। sp संकरण है तो एक सिग्मा है, 2 पाई है, तब इसका आबंध कोण 180 डिग्री है और ये आकार रेखीय होता है, ये फिक्स है। अब यहाँ पर इन तीनों संकरण में सिर्फ 2 ही इस कक्षक थी, s और p प्रकार की। तो डी प्रकार की संकरण का क्या होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि 4.6.3 डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तृतीय आवर्त में, क्योंकि डी कक्षक तृतीय आवर्त से ही चालू होता है, ठीक है ना। तृतीय आवर्त से ही हम लोग जो है डी कक्षक देखते हैं। तो तृतीय आवर्त में एस होता है, पी कक्षक होता है और साथ में डी कक्षक भी होता है। अब इन डी कक्षकों की ऊर्जा 3s 3p एवं 4s 4p कक्षकों की ऊर्जा के समतुल्य होती है। मतलब कि डी कक्षक आएगा तो वो 3s 3p के साथ और 4s 4p के साथ देखने को मिलेगा। 3p और 4s कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर होता है, उसके कारण 3p 3d एवं 4s कक्षकों का संकरण संभव नहीं होता है। s p और d कक्षकों का जो है वो संकरण संभव होता है। वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं PCl5, तो पहला उदाहरण है PCl5 का बनना, उसमें संकरण कौन सा होता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। उसके लिए हम लोग केंद्रीय परमाणु फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक रचना लिखेंगे। नाम मगनाल Cp 15 नंबर का तत्व है, नियोन 10 हो गया, तो 3s2 10 और 2 12, 3p 3 होगा। 3p3 में p जो है 3px 3py और 3pz से बताया जाएगा, तो 1 2 और ये 3 होगा। तो उसके बाद कौन सी कक्षक होगी? तो उसके बाद होगी 3d 3dxy 3dyz 3dzx और 3dx² माइनस वाई स्क्वायर और 3dz²। ये 5 कक्षकें होती हैं जो खाली होती है, 0 0 0 0 0। लेकिन जैसे ही इस p कक्षक को उत्तेजित अवस्था में लाया जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है कि 3s का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक होकर 3dx में चला जाता है, अर्थात यहाँ पर एक हो जाता है और 3px1 3py1 3pz1 रहता है।
जबकि ये जो 5 खाली हैं उसमें एक यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब टोटल 1 2 3 4 5 जो है वो अर्धपूर्ण रूप से भरी हुई पी कक्षक की देखने को मिलती है, जिसमें क्लोरीन आएगा। तो जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन 5 आएंगे। 5 क्लोरीन इस तरह से आएगा कि क्लोरीन की एक अर्धपूर्ण कक्षक इस फॉस्फोरस की अर्धपूर्ण कक्षकों के साथ वो सम्मिश्रित होगा। तो क्लोरीन की ये कक्षक, ये कक्षक, ये कक्षक और ये वाली सारी कक्षकें फॉस्फोरस की क्रमानुसार एक एस कक्षक, एक पी, 3 पी कक्षक और एक डी कक्षकों के साथ वो सम्मिश्रित होकर 5 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस की एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक और एक डी कक्षक संकरित होकर सम्मिश्रित होकर कुल 5 नई sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण को sp3d संकरण कहते हैं। अर्थात PCl5 में sp3d संकरण देखने को मिलता है। अब PCl5 का यहाँ पर चित्र कैसे बनेगा, PCl5 की आकृति कैसे होगी? तो PCl5 की जो आकृति होती है वो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ चुके, उसके अनुसार त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। जैसे कि ये त्रिकोण तल, ये त्रिकोणीय तल है, इसके ऊपर और नीचे इस तरह से एक एक त्रिकोण बनेगा। ये ऊपर का त्रिकोण बना और ये एक नीचे का त्रिकोण, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और ये 5 क्लोरीन जो है बनता है। अर्थात 3 कोण वाला तल वाला त्रिकोण पिरामिड बनते हैं ऐसे 2, इसलिए इसका नाम होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब इन sp2 और sp3 उसमें जैसा बंधकोण सभी का समान होता है, इसमें ऐसा बंधकोण देखने को नहीं मिलता। उसमें ये जो 3 पी, ये पी और ये जो 3 क्लोरीन है उनके आबंध कोण 120 डिग्री होते हैं, 120 डिग्री होते हैं, 120 डिग्री होते हैं। जबकि ये वाला जो ऊपर का क्लोरीन है वो तल से 90 डिग्री जो है वो कोण बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये 2 PCl जो आबंध हैं ऊपर के और नीचे के, उन आबंध को अक्षीय आबंध कहा जाता है। तो ऐसे अक्षीय आबंध 2 हैं, उत्तर अक्षीय और दक्षिण अक्षीय। ठीक है, ये अक्षीय आकर्ण होते हैं जिनके जो तल से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। जबकि ये जो 3 PCl1 2 और ये 3 हैं जो ये त्रिकोण बना रहा है, उनके आबंध कोण 120 डिग्री होते हैं और ये सारे आबंध जो हैं वो विषुववृत्तीय आबंध हैं। तो विषुववृत्तीय आबंध 3 हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब ये जो 3 आबंध हैं 1 2 3, इनकी प्रबलता कम होती है, जबकि ये PCl ये प्रबलता ज़्यादा होती है क्योंकि ये आबंध लंबाई छोटी होती है। जबकि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आबंध लंबाई ज़्यादा होने से इनकी प्रबलता इस तीनों की तुलना में इन दोनों की प्रबलता, आबंधों की प्रबलता कम होती है।
इसलिए अप्रबलता कम होने से ये दो आबंध तुरंत टूट जाते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता अधिक है। ये तुरंत दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये आबंध को तोड़कर प्रक्रिया कर लेते हैं। इस तरह से ये हुआ PCl5 के लिए। चलो नेक्स्ट। अब दूसरा उदाहरण है SF6 का बनना। तो सब में एक ही सिस्टम है, इसमें केंद्रीय परमाणु होगा, उसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। सल्फर नंबर 16, नियॉन 3s2, 3p10 2 और ये 4, 10 और 2 12, 12 और 4 16। 3D जो है अभी खाली होती है। अब इसको जो है उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये 3s1 हो जाएगा और ये 3p4 की जगह 3 होकर 3D यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर चित्र बनाते हैं तो 3p5 में 1 2 3 4 है और 3D जो है वो सारी की सारी खाली है, तो इसमें 3s युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला है और 3p की एक उपकक्षक वो भी युग्मित इलेक्ट्रॉन वाली है। जैसे ही हम लोग ये सल्फर की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन रचना लिखेंगे तो ये दोनों युग्मित के इलेक्ट्रॉन इस 3D कक्षक में चले जाएंगे। यहाँ से एक जाएगा और यहाँ से भी एक जाएगा, इसलिए यहाँ से 3s1 हो गया और 3p4 की जगह 3 हो गया और 3d 2 हो गया। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 हो गया है, ये 1 2 3 हो गया है, 1 2 3 4 और 3D के जो है यहाँ हो गया। तो अब यदि हम लोग SF6 के लिए लिखें 6 फ्लोरीन के लिए तो क्या होगा, मैं अभी ये ऊपर वाली जो संरचना है उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके साथ इसकी साझेदारी हो जाएगी और ये कक्षक को भर देगा। तो एक फ्लोरीन इसके साथ, इसी तरह से प्रत्येक फ्लोरीन जो है इनके साथ जुड़कर सिग्मा आबंध का निर्माण करते हैं। अर्थात सल्फर परमाणु की एक S, 3p और 2d कक्षकों का सम्मिश्रण होने से कुल 6 नई समान ऊर्जा और आकार वाली sp3d2 संकरित कक्षक प्राप्त होती है। ऐसे संकरण को sp3d2 संकरण कहते हैं। ठीक है, तो सल्फर की अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षकें फ्लोरीन की अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षकों के साथ सम्मिश्रित करती हैं, जिसमें सल्फर की एक S, 3p और 2d अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षक फ्लोरीन के साथ सम्मिश्रित होकर कुल 6 नई sp3d2 संकर कक्षक का निर्माण करती है और इनका आकार समअष्टफलकीय ज्यामिति होता है। एक 2 3 4 5 और ये 6, ये है अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलक का मतलब ये होता है कि उसके पास 8 फलकें होती हैं। तो ये 3 sp3d और sp3d2 संकरण, यहाँ पर हमारा जो
जो थियरी थी वीबी थियरी, जिसको हम लोग कहते थे संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीबी थियरी, वो फिनिश हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एमओ थियरी हम लोग सीखेंगे।